हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम गॉस थ्योरम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गॉस थ्योरम और उसके प्रूफ पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट है गॉस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन 3D लाइक स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर। मतलब हमने पढ़ा था ना कि गॉस थ्योरम जो होती है वो क्लोज सरफेस में काम करेगी। क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं हम उसके अंदर, तो वो किस किस के अंदर काम करेगी? स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर। मतलब हमने इस टाइप से स्फीयर लेना है। क्यूब कैसे लेंगे हम? और सिलेंडर ऐसे लेंगे हम। यानी ये क्लोज सरफेस में ही जो 3D में हम लेते हैं ना, ओनली उन्हीं में एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मतलब ये कह रहा है कि हमें गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए पहले उसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हमने एक वायर कंसिडर कर ली कि एक वायर के सरफेस के ऊपर चार्ज है। ये एक वायर है हमारे पास में, इसके सरफेस के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। वायर इस टाइप से होती है ना, ये एक वायर है और इसके सरफेस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट क्या हो जाएगा कि वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ये इसके सरफेस पे चार्ज है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि ये 3Ds में एप्लीकेबल है। मतलब हम क्लोज सरफेस में ही हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे कि हमें इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? सिलेंड्रिकल में होती है ना वायर, तो ये क्या हो जाएगी, हम इसका गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आगे इतना समझ में? यानी एक वायर था, ये इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। जैसे हमने अभी एक स्फीयर ले लिया कि उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ये, तो हम इसका गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे? इसका क्या कर देंगे, ये बन गया इसका गॉसियन सरफेस। मतलब इसको क्लोज करना है। आगे इतना समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, चार्ज एंड परमिटिविटी। मतलब ये कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है हमारा वो चार्ज और परमिटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे कैसे? जैसे मतलब हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी। गॉस थ्योरम क्या थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पढ़ा था हमने, लास्ट वीडियो में किया था हमने कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल रहेगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से दो क्वांटिटी बनती है, एक तो चार्ज है और एक क्या हमारे पास में परमिटिविटी है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। चार्ज के साथ में कैसी रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो परमिटिविटी है उसके साथ में कैसे रिलेशन है? इसकी इन्वर्सली रिलेशन है। अब इन्वर्सली रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, अगर हमारी जो परमिटिविटी की वैल्यू है अगर वैक्यूम में यूज़ करेंगे या मीडियम में यूज़ करेंगे, वैक्यूम में यूज़ करेंगे तो परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियम। मतलब वैल्यू इसकी कम, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अगर ये हम मीडियम में यूज़ करते हैं, मीडियम में यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब दोनों की इन्वर्सली रिलेशन है। कहने का मतलब है अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो ये ज़्यादा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे इतना समझ में? मतलब दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। अब देखिए एक बताती हूँ मैं ये आपको डिटेल में थोड़ा। जैसे हमने फ्री स्पेस में ले लिया, फ्री स्पेस में हमने यहाँ पे कोई सीट रख दी, ठीक है। इसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। फ्री स्पेस में है, ये फ्री स्पेस में है तो सीट के अंदर से पास हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने इसको मीडियम में रख दिया, मीडियम में रखेंगे तो इसके अंदर से पास होने के बजाय वो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी ना। मतलब इसके अंदर से ज़्यादा परमिट नहीं होएंगी। अगर ज़्यादा परमिट नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उस केस में जो हमारा फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है आपने कि हमारा जो ये फॉर्मूला होता है ये ऐसे होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस लेते हैं। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना हम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने वहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनफाइनाइट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। आगे इतना समझ में? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज जीरो। ये कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है वो डाइपोल पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। कैसे रहेगा? डाइपोल में हमने पढ़ा था कि अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होते हैं
सिमिलर एंड इक्वल है। सिमिलर चार्ज होते हैं, अपोजिट पोलैरिटी होते हैं और ये सेपरेट होते हैं डिस्टेंस से, वो हम 2L यूज़ करते थे। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे देखो Q चार्ज कितना हमारे पास में -Q और +Q, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एडिटिविटी लगाएंगे ना, -Q +Q अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आ गया 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा डाइपोल का 0 हो जाएगा। हो गया इतना क्लियर। अब आगे है इफ़ ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के देन, मतलब ये कह रहा है कि अब की बार हमारा जो मीडियम में निकालना है हमने और कांस्टेंट क्या है के है। जैसे हमने ये पढ़ा था F = Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है ना। लेकिन अब की बार हमें मीडियम में निकालना है, मीडियम में लेंगे तो Q अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन। हम एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज़ करते हैं, वैक्यूम के लिए, मतलब वैक्यूम में जितनी परमिट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर चार्ज जो भी है, यहाँ पे ये वैक्यूम के लिए है, ये किसके लिए है मीडियम के लिए है। अब एप्सिलॉन m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने जो कुलाम्स लॉ पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको कि k जो होता है वो किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम और फ्री स्पेस का रेशियो। यहाँ से हम मीडियम की वैल्यू निकालेंगे, k = कितना हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन m = कितना हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम के लिए कितना हो जाएगा phi = Q अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही स्मॉल आएगी ना, मतलब k टाइम्स क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, मतलब जो टोटल जो फ्लक्स था ना हमारा फ्री स्पेस में, उसके कंपेयर में जो ये है, ये इसको हम क्या कर रहे हैं k टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, इसको स्मॉल वैल्यू आएगी। ये थी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आगे हम यूज़ करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की कुछ एक एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर है हमारे पास में, क्या है ये इनफाइनाइट है, तो हमें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है, इस पे चार्ज है, हमने कंसिडर कर लिया कि इसके ऊपर ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लॉन्ग इनफाइनाइट थिन वायर है। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, मतलब हमें सबसे पहले इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो हमने इतना सा कंसिडर कर लिया, इसकी हम ये नहीं बता सकते कि इतनी बड़ी है, हमने इतनी सी वायर ये कंसिडर की है। अब इसके बाद में इसका क्या करते हैं हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस ये ऐसे, इसका ये क्या कर दिया हमने, वायर थी, वायर किस में होती है सिलेंडर में होती है, तो हमने ये सिलेंडर क्या कर दिया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे हम, हमने ये एक वायर है, वायर पे कैसे चार्ज लेते हैं हम, हमने बता दिया कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमने ये कंसिडर कर ली कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी ले रखी है, L लेंथ कंसिडर की है हमने, क्योंकि इनफाइनाइट हमें इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं पता, तो ये हमने कंसिडर की है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसकी कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे, लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस R। R कैसे, इसकी रेडियस देखो, ये वाला पॉइंट भी क्या है सर्कल में है, ये वाला पॉइंट भी क्या है सर्कल में है, 1 2। अब ये वाला पॉइंट कैसा होएगा, जैसे ये पेन रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये सिलेंडर की तरह है ना, यहाँ पे देखो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये भी सर्कल है, और इधर से देखें हम ये वाला हिस्सा ये क्या है सर्कल है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है ये भी क्या रहेगा सर्कल है ना, ये ऐसे रख दिया हमने, एक इधर तो एक इधर, और ये पूरा भी क्या है एक सर्कल में है, मतलब 3 पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी कंसिडरेशन पता चल गया ना, ये इसकी इतनी सी रेडियस क्या है R है। लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L विद इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज ऑफ इट्स एक्सिस। ये हम इसकी कंसिडरेशन लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, ये इसकी कंसिडरेशन लिख दी मैंने। कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हमारे पास में लैम्डा है। लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा L
मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट करवाया था ना कूलम्ब्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद में कुछ एक फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या थे वो? जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है? चार्ज अपॉन में लेंथ। सिग्मा किसके लिए यूज़ करते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था हमने चार्ज अपॉन एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने? चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने रो से डिनोट किया था। ये फॉर्मूले इनके अंदर यूज़ करेंगे हम। अब देखिए ये था हमारे पास में थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। ये एक वायर थी, हमने इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। इसकी लेंथ हमने कंसिडर की कितनी? एल। लैम्डा क्या है? इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इसके ऊपर जितने भी कर्व सरफेस हैं उनके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब कर्व सरफेस कितने हैं? देखिए ये पेन है, ये वाला हिस्सा क्या है? इसका पूरा कर्व है। ये यहाँ से देखें तो ये वाला हिस्सा भी क्या है? इसका कर्व है। और यहाँ से देखें तो ये वाला हिस्सा भी क्या है? इसका कर्व है। तो मतलब कितने हिस्से बन गए? टोटल 3 पार्ट बन गए ना इसके। तो हम सबसे पहले इस पार्ट पे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया? एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया। स्मॉल एरिया कंसिडर किया। अब ये वाला हिस्सा है, जैसे ये वाला हिस्सा ले लिया हमने, इस हिस्से पे हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया। तो उसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा? उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर एन कैप। ये स्मॉल एरिया कंसिडर किया था हमने ds। सेम ऐसे इस साइड करेंगे, इधर भी हमने स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया और ये क्या है? इसका एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब ये वाला जो सरफेस है ये ले लिया हमने, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। एरिया वेक्टर इस साइड है ना हमारा। अब ये चार्ज है पॉजिटिव, ये इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे मूव करेगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। सेम ऐसे ही इस साइड आ जाएगी और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी? ये सेम ऐसे ही आ जाएगी। अब एंगल देखिए, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा कितना हमारा? 90 डिग्री है। यहाँ पे भी थीटा कितना है? 90 डिग्री है। और यहाँ पे थीटा कितना है? दोनों सेम ही है ना, एक लाइन पे है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है हमारे पास में? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये ना E.ds। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? मैंने लिख दिया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम इसको क्या कर सकते हैं? पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का कितना हो जाएगा? E.ds। सेकेंड पार्ट का भी कितना हो जाएगा? E.ds प्लस थर्ड पार्ट का भी कितना हो जाएगा? E.ds। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। डॉट हटाओगे कितना आ जाएगा? EDS कोस थीटा। फर्स्ट पार्ट में थीटा कितना है हमारा? 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोस 90। सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा? EDS। डॉट हटाएंगे फिर क्या आ जाएगा? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है सेकंड पार्ट के लिए? 90 डिग्री प्लस EDS फिर से कोस। थर्ड पार्ट के लिए कितना है हमारा? थीटा 0। तो कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे कितना बच गया? ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, EDS लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या रहेगी? सेम रहेगी ना हर एक पॉइंट पे। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारी? इक्वल है। ये वाली जो R है यहाँ पे भी इक्वल है। यहाँ से देखेंगे ये भी R रहेगी और यहाँ से भी ये क्या है? R है। तो ये इक्वल है हमारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या आ गया हमारे पास में? E.ds ये था हमारे पास में। ये किसके इक्वल आ गया? EDS ये आ गया। अब जो ये DS है ये क्या है? ये DS क्या है? यहाँ पे किसका एरिया निकाल रहे हैं हम? किसका एरिया करेंगे हम? सिलेंडर का लेंगे ना हम, गॉसियन सरफेस का। और सिलेंडर का एरिया कितना होता है? 2πRL। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E इंटू में 2πRL। ये समझ में आ गया ना इतना? DS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब टोटल एरिया लिखना है हमने, स्मॉल एरिया कंसिडर किया था। अब टोटल एरिया कैसे लिखेंगे हम? टोटल एरिया कैसे लिखेंगे? टोटल क्या हमारे पास में? ये पूरा सिलेंडर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2πRL। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो किसके इक्वल था, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में और ये इक्वेशन सेकंड है। देखो ये भी ई डॉट डी एस किसके इक्वल आ गया, ई इंटू में 2πrl, ये भी ई डॉट डी एस है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई इंटू में 2πrl इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन में 2πrl और एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल क्या है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी ना हमारे पास में, तो ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट के लिए हमने कैलकुलेट करनी है, अभी हमने लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए की थी ना, अब की बार शीट के लिए कंसिडर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हमने ऐसे क्यों की है, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, हमें नहीं पता ये कितनी बड़ी है, तो हमने ये ले ली, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसके ऊपर। ये इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक सिलेंडर के अंदर क्या है, ये सीट है, तो हमने ये यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिलेंडर के अंदर ही क्यों की, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक वायर बन रही है ना। अब नंबर ऑफ़ वायर्स को हम अगर कनेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ़ वायर को अगर ज्वाइन करेंगे हम, तो क्या बनेगी, एक सिलेंडर की फॉर्म बनेगी ना। तो ये हमने ऐसे ले ली। आगे इतना समझ में, हम इसकी कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे, कंसिडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड लेट सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों यूज़ की है यहाँ पे, क्योंकि इसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी होगी, तो मतलब यहाँ पे एरिया बनेगा, और एरिया के लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द शीट, लिख सकते हैं हम ये इसकी कंसिडरेशन लिख दी। कंसिडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लेट सिग्मा बी दी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द शीट। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके ऊपर फिर से वही पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। कितने पार्ट्स बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स बन रहे हैं ना यहाँ पे। फिर से हम करेंगे यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ये वाला सरफेस है, ये वाला सर्कल यूज़ करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या आ गया इसका एरिया वेक्टर। सेम ऐसे ही इधर करेंगे हम, ये क्या बन गया इसका एरिया वेक्टर। और यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, स्मॉल एरिया कंसिडर किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, ये क्या बन गया इसका एरिया वेक्टर। ये हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। अब देखिए ये प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है आपके पास में, जैसे कि हमने ये एक सीट रख दी। आगे इतना समझ में, ये एक सीट है, यहाँ पे ये एक सीट रखी है ऐसे। तो इसके अंदर जो चार्ज रहेगा, एक तो ये वाला सरफेस बन गया और एक ये वाला सरफेस बन गया, मतलब इसके इधर भी प्लस चार्ज है और इसके इधर भी क्या है, प्लस चार्ज है। ये ऐसे रख रखी है सिलेंडर के अंदर, इसके इधर भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर मूव करेगी ना, जिस साइड ये थंब है इधर ही मूव करेगी ना, और इधर से किधर मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। तो मतलब ये जो प्लेन शीट है ये हमने ऐसे रख रखी है, तो इधर वाले जो इधर वाला फेस होगा इसकी डायरेक्शन, ये जो पेन है इधर हो जाएगी, और इधर वाले की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, और इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कैसे हो जाएगी, यहाँ से भी ऐसे बन जाएगी ये। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री।
यहाँ पे थीटा की वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या है 0, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0। आगे इतना समझ में। अब आगे करते हैं हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स हम लिखेंगे फिर से वही ई डॉट डी एस। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये है हमारे पास में फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। इसको थर्ड पार्ट में डिवाइड करेंगे हम फिर से, ई डॉट डी एस फर्स्ट पार्ट प्लस ई डॉट डी एस ये हो गया सेकंड पार्ट, ई डॉट डी एस ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अगर कहीं पे ये वेक्टर के साइन ना लगा रखे हो ना तो ये आप यूज़ कर लेना, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब आगे देखिए क्या करना है, डॉट हटाएंगे कितना हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। फर्स्ट आ गया ई डी एस, कॉस फर्स्ट में कितना है 0 है तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास में कॉस 0। सेकंड आ जाएगा ई डी एस कॉस 0, ये फर्स्ट पार्ट का है ये सेकंड पार्ट का है। थर्ड देखिए, थर्ड में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई डी एस कोस 90, ये थर्ड पार्ट का है। ये कितना आ जाएगा, इसको हम कोस 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ई डी एस ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे सेम ऐसे ही क्योंकि 0 है हमारे पास में कोस 0 1, इसको भी कैसे लिख देंगे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस थर्ड कितना हो जाएगा कोस 90 कितना हो जाएगा 0, कोस 90 0 तो ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक प्लेन शीट थी, ठीक है, और ये हमारे पास में एरिया कैलकुलेट करना है हमने इसका, इसकी कुछ ब्रेथ होगी कुछ क्या होगा इसका लेंथ होगी ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी, तो एरिया हमने कंसिडर कर लिया कि इसका एरिया कितना है एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हमारे पास में ए है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई ए यहाँ से आ गया और ई ए यहाँ से आ गया, तो मतलब ये कितना बन गया हमारे पास में 2EA बन गया। और किसकी वैल्यू है ये ई डॉट डी एस जो नेट फ्लक्स था उसकी वैल्यू आ गई। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या है कि ई डॉट जो डी एस है वो किसके इक्वल होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या लिख सकते हैं हम इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। और ये देखिए चार्ज अपॉन एरिया किसके इक्वल होता है, कौन सी डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए कैलकुलेट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही ध्यान से करना है, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो करेंगे हम कल। थैंक यू।